वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। रोजाना शाम को 8 बजे संडे को छोड़कर ये क्लास आपकी होती है और इसमें मैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करता हूँ। उद्देश्य है पूरी पॉलिटी आपको फ्री में सिखाना। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में दिए हुए हैं, उन सारे के सारे टॉपिक्स को मैं अपने शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, यानी अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पुरानी जितनी भी क्लासेज है ये जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। मैंने आपसे कहा है कि 2.5 से 3 महीने तक आप मुझे दीजिए। अब तो पीसीएस प्री दिसंबर में होगा, अब तो आपके पास समय भी है, सारे के सारे सब्जेक्ट तैयार करने का समय है। तो ऐसे में आप मुझे 2.5 से 3 महीने रोजाना 70 मिनट दीजिए, पूरी की पूरी पॉलिटी आपकी प्रीलिम के लिए तैयार हो जाएगी। करना क्या है, आपको 8 बजे का ये सेशन आपको देखना है लक्ष्मीकांत, जो कि लगभग 40 से 50 मिनट का होता है, और सुबह 7 बजे एक 20 मिनट्स वो अपलोड होता है, वो देखना है। अगर आप ये दोनों लगातार देखते रहे तो मेरा दावा है कि आपके भीतर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आप सारे के सारे सवाल कर ले जाएंगे। सारे तो नहीं, फिर भी आप 99% एक्यूरेसी के साथ सवाल सॉल्व करेंगे, अगर सारे ना कर पाए तो। खैर, तो शुरू करते हैं आज की सीरीज को। आज का जो अपना टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट है। इससे पहले हम लोगों ने सिटीजनशिप पढ़ा था, यानी नागरिकता पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, यदि आप मेरे भाइयों अधिकारों की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिए, जितना व्यापक मात्रा में अधिकार आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नजर आएंगे, जितना ब्रॉड वे में आपको राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नजर आएंगे, उतना विश्व के किसी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अधिकार नहीं नजर आएंगे। भारत देश में अधिकारों को बहुत व्यापक मात्रा में दिया गया है। भारत के संविधान को आप कहते हैं कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि भारत देश में अधिकारों को बहुत ही व्यापक मात्रा में दिया गया है। मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि व्हाट आर द राइट्स। अधिकार क्या होते हैं, यानी राइट्स क्या होते हैं। तो मेरे भाइयों, अधिकार दावे हैं, यानी राइट्स आर क्लेम। दावा, जैसे आप अपने पिताजी से दावा करते हैं कि हमको मोटरसाइकिल दिला दीजिए, माता जी से दावा करते हैं कि हमको पॉकेट मनी दीजिए। तो अधिकार दावे हैं। जब व्यक्ति समाज से या राज्य से दावा करता है तो उसी को हम अधिकार कहते हैं। लेकिन किसी भी राज्य के द्वारा या किसी भी समाज के द्वारा उन्हीं दावों को स्वीकार किया जा सकता है जो तार्किक हों, जो रिजनेबल हों। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हमको गांजा फूकने का अधिकार चाहिए, तो वो थोड़ी दिया जा सकता है। गांजा फूकने का अधिकार थोड़ी दिया जा सकता है। तो ऐसे में दावे हैं अधिकार, लेकिन उन्हीं दावों को स्वीकार किया जा सकता है जो रिजनेबल हैं, यानी जो तार्किक हैं। इसलिए कहा जाता है कि अधिकार तार्किक दावे हैं, यानी राइट्स आर रिजनेबल क्लेम। अब हम आ जाते हैं मौलिक अधिकार पर। तो मौलिक अधिकार कैसे अधिकार हैं भाई? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में किया गया है, यानी इनकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में की गई है, यानी पार्ट 3 में की गई है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो जरूरी होते हैं। किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं, उन्हीं को हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, अगर आप लक्ष्मीकांत सर को पढ़ें तो उन्होंने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आदि के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं, वो उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत देश में मौलिक अधिकारों को पार्ट 3 में आप देखेंगे तो 6 भाग में बांट के रखा गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 7 पार्ट में थे, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी कितने हैं? 6 हैं। 7 से 6 में कैसे कन्वर्ट हुए इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अभी इतना समझिए कि ये जो 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, इन 6 मौलिक अधिकारों का उद्देश्य यही है कि व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत विकास को सुनिश्चित करना, यानी ये आपके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए हैं। ये भारत देश में पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करेंगे, यानी राजनीतिक न्याय, जिसका ट्रेलर आपने प्रियम्बल में देखा था। प्रस्तावना पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था ना कि संविधान का उद्देश्य है कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशियो एंड इकोनॉमिक जस्टिस
को फुलफिल किया जाएगा डीपीएसपी के माध्यम से, यानी संविधान के भाग 4 के माध्यम से, और पॉलिटिकल जस्टिस को फुलफिल किया जाएगा फंडामेंटल राइट के माध्यम से, यानी ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं या राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं कौन? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में आप देखेंगे कि आपको नेचुरल राइट्स भी नजर आएंगे, प्राकृतिक अधिकार भी नजर आएंगे, जिनको मौलिक अधिकार की संज्ञा भारत देश में दी गई है। जैसे सांस लेने के अधिकार को श्वास लेने के अधिकार को आर्टिकल 21 में समाहित किया सुप्रीम कोर्ट ने। वो नेचुरल राइट है भाई, सांस लेने का अधिकार कैसा अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त है। मौलिक अधिकारों में आप देखेंगे कि मोरल राइट्स भी आपको नजर आएंगे। आर्टिकल 24 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बाल मजदूरी निषेध है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एबॉलिश किया गया है 23 से। तो ये क्या है? बिना बात के आपका शोषण ना हो, ये एक नैतिक अधिकार है, मोरल राइट्स है। तो आप देखेंगे कि मौलिक अधिकारों में नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में प्राकृतिक अधिकार, इवन मौलिक अधिकारों में ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार। मानव अधिकार ऐसे जो मानव के लिए जरूरी हैं, जो मानव के विकास के लिए जरूरी हैं, लाइक राइट टू एजुकेशन। तो मौलिक अधिकारों में ह्यूमन राइट्स को भी समाहित किया गया है, नेचुरल राइट्स को भी समाहित किया गया है, मोरल राइट्स को भी समाहित किया गया है। किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार जरूरी हैं, उन्हें आप फंडामेंटल राइट कहते हैं। 1215 में पहली बार इंग्लैंड में राजा के खिलाफ सामंतों को कुछ अधिकार मिला। अब राजा के खिलाफ सामंतों को कुछ अधिकार मिला तो उन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया। तो कोई भी प्रस्ताव आता है जो बहुत बेहतरीन होता है, अच्छा होता है, उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ऐसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे जरूरी अधिकार मौलिक अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे नागरिकों के लिए सबसे बेहतरीन चीज फंडामेंटल राइट है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 3 को माना जाता है, और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है? फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों का यदि जन्म देखा जाए तो जन्म आप कह सकते हैं इंग्लैंड से। गारंटीड राइट, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो गारंटीड है, यानी इन पर गारंटी मिली हुई है। जैसे आप कोई कपड़ा खरीदते हैं तो गारंटी मिलती है, तो गारंटी कार्ड लेकर टिंग 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 करके दुकान पे चले जाते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो। वैसे मौलिक अधिकारों पर भी गारंटी मिली है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। खैर, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करते हैं। फंडामेंटल राइट 6 भागों में वर्गीकृत हैं। ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। किसी भी व्यक्ति के सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ये अधिकार क्या है? जरूरी हैं। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल आदि आदि सभी विकास, जितना विकास चाहिए मानव को, सभी विकास के लिए ये अधिकार क्या है? जरूरी हैं। भारत देश में इन्हें कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएस से इंस्पायर है, यानी अमेरिका से इंस्पायर है। अमेरिका ऐसा पहला देश था मेरे भाइयों जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, जिसने संविधान को संशोधित करके अपने यहाँ गारंटीड राइट्स को शामिल किया। अमेरिका में गारंटीड राइट्स को विल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। लिखित संविधान में गारंटीड अधिकार को शामिल करने वाला पहला कंट्री यूएस है, यानी अमेरिका है। और भारत देश में भी मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित है? यूएस से इंस्पायर है, यानी कि अमेरिका से प्रेरित है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपने देखा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ बातें मेंशन है, जैसे देश में निरंकुश शासन और अधिनायकवादी शासन पर लगाम लगाते हैं। ठीक है, अथॉरिटोरियन रूल पर लगाम लगाते हैं, मनमानी पूर्ण शासन और आर्बिट्रेरीनेस पे लगाम लगाते हैं। क्यों भैया? तो देखो, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होंगे जो गारंटीड होंगे, ये स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं, यानी राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं, यानी राज्य भी आपके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। बहुत ही रिजनेबल कंडीशन होती है तभी राज्य इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, अन्यथा नहीं लगा सकती। तो सोचो, राज्य के खिलाफ मिले हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेक्टेड हैं, राज्य के लिए बाइंडिंग है, तो इससे राज्य के मनमानीपन से भी सुरक्षा मिलेगी। राज्य की भी जो अथॉरिटोरियन अप्रोच होगा उससे सुरक्षा मिलेगी। वही बात यहां पर क्या है? मेंशन है। राज्य के विरुद्ध नागरिकों के सुरक्षा की क्या करते हैं? ठीक है, रक्षा करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज अगेंस्ट स्टेट, यानी राज्य के विरुद्ध नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।
फंडामेंटल राइट में जो आपको राइट टू लिबर्टी दिखाई पड़ेगा और राइट टू लिबर्टी स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है। भारत देश में मौलिक अधिकार, दिस इज द फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि मौलिक अधिकार स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हैं, राज्य के खिलाफ संरक्षित हैं, एज वेल एज इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के खिलाफ भी संरक्षित हैं। राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ प्रोटेक्टेड है, लेकिन ज्यादातर फंडामेंटल राइट यानी मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है? स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है, यानी राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ विधायिका के मनमाने कानूनों तथा कार्यपालिका की निरंकुशता को सीमित करते हैं। दे लिमिट द आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर एंड आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यानी विधायिका के मनमानी कानूनों से क्या देते हैं? सुरक्षा। अभी आगे चल के आप आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, आर्टिकल 13 मजा आएगा आपको आर्टिकल 13 पढ़ के। आर्टिकल 13 में सीधे यही बात लिखी हुई है कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, वो क्या होगा? वो शून्य होगा। यानी मौलिक अधिकारों को कम करने वाली जो विधियां हैं, मौलिक अधिकारों को कम करने वाली विधियां शून्य होगी। तो कोई भी ऐसा ऑर्डर या कोई भी ऐसा लॉ नहीं हो सकता है जो फंडामेंटल राइट का विरोध करे। कुछ एक्सेप्शन है जिसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन जनरल स्टेटमेंट अगर मैं पास करूं तो मौलिक अधिकारों के खिलाफ कानून नहीं हो सकते हैं। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है। अब कानून की श्रेणी में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है, इसके बारे में अभी 13 में हम लोग देखेंगे। पार्ट 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया ही क्यों कहा जाता है। ये भारत देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट पे। लेकिन फंडामेंटल राइट के फीचर पढ़ने से पहले आप देख लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 भाग में मौलिक अधिकारों को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। 6 भाग में वर्गीकृत किया गया है, 12 से लेकर 35 तक आप देखें, जिसमें सबसे पहला है आपका राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी दैट्स योर समानता का अधिकार। ठीक है, 14 से लेके 18 तक आपका समानता का अधिकार है, जिसका उद्देश्य है इक्वलिटी इंश्योर करना। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। सेकंड इज योर राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू लिबर्टी 19 से लेके आपका कहाँ तक? 22 तक। ठीक है, नेक्स्ट इज योर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ध्यान रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये एक तरीके का मोरल राइट है, ये एक तरीके का नैतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार का मतलब समझते हैं? बिना बात के यदि आपका शोषण हो रहा है तो इसका मतलब, बिना बात के यदि आपका शोषण हो रहा है और उससे सुरक्षा दी जाए, है ना, समाज में मोरालिटी लाने का प्रयास जिस राइट के थ्रू किया जाता है उसे हम नैतिक अधिकार कहते हैं, यानी मोरल राइट्स कहते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, ये आपका क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट इज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मींस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। गजब भारी, आप जानते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। प्रियम्बल पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, यानी भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, भारत का कोई अपना स्पेशल रिलीजन नहीं है, भारत का कोई अपना स्पेशल सेक्ट नहीं है। भारत किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देगा, भारत किसी पर्टिकुलर एक सेक्ट को प्रायोरिटी नहीं देगा, बल्कि भारत सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता देगा। सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, एज वेल एज किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी या प्रिविलेज नहीं मिलेगा, बल्कि भारत सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाएगा, सभी धर्मों को समान सम्मान देगा, सभी धर्मों को समान आदर करेगा। सेकुलर वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, सेकुलर वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन उससे पहले से ही भारत एक सेकुलर कंट्री है। भारत के संविधान के प्रोविजन भारत को सेकुलर बनाते हैं। यदि आप 25 से लेकर 28 तक के प्रोविजन देखेंगे तो 25 से लेकर 28 तक के प्रावधान भारत को क्या बनाएंगे? 25 से लेकर 28 तक के प्रोविजन भारत को एक सेकुलर स्टेट के तौर पर स्टेब्लिश करेंगे, यानी पंथ निरपेक्ष राज्य के तौर पर स्टेब्लिश करेंगे। तो आपका पहला मौलिक अधिकार हो गया राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता में तो आपको भर भर के स्वतंत्रता मिलेगी। आर्टिकल 25 जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 25 की पहली लाइन कहेगी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतःकरण की आजादी, यानी आप भारत देश में किसी भी अपना भगवान चुन सकते हैं।
हाँ, महबूब की फोटो लगाइए, माला चढ़ाइए, रोज अगरबत्ती जलाइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। लेकिन मम्मी की चप्पल अलाउ करेगा कि नहीं, इसके लिए मास्टर जिम्मेदार नहीं है। ठीक, चलो। नेक्स्ट आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 29-30। ठीक है, आर्टिकल 29 से 30 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। लास्ट वन इज योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संविधान की सुंदरता देखिए, आपको मौलिक अधिकार तो दिए ही गए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ मौलिक अधिकारों से सुरक्षा भी आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 के थ्रू आपको मिल रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी मौलिक अधिकारों से सुरक्षा मिल रही है। आप बीमार होते हैं, इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं। वैसे ही मौलिक अधिकारों के वायलेशन पे यानी फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे आप डायरेक्ट टिंग 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 करके कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो यही कहेगा कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट पर यानी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, यानी अधिकारों से सुरक्षा भी आपका फंडामेंटल राइट है। इसीलिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा, यानी सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो ये 6 भाग में मौलिक अधिकार वर्गीकृत हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी मूल संविधान के अनुसार यदि आप देखेंगे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी मूल संविधान, तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट 7 भागों में वर्गीकृत थे। ठीक है, 7 भाग में वर्गीकृत थे, यानी इसके 7 पार्ट थे। और ये 7वां आप कह सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था। अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपका संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, तो कहाँ गया भाई? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। जी हाँ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के लीगल राइट बना दिया गया, यानी विधिक अधिकार बना दिया गया। उसके पीछे की क्या कहानी है? तो देखिए, अभी मैंने आपसे बताया कि मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो गारंटीड हैं, है ना। मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो गारंटीड हैं, यानी उन पर सुरक्षा मिली हुई है, राज्य भी उन्हें नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो गारंटीड हैं, तो अगर कोई वायलेशन करेगा, कोई छीनने का प्रयास करेगा, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे में हुआ क्या कि हमारे भारत देश में शुरुआत में नेहरू सरकार जब संसाधनों के उचित वितरण का प्रयास शुरू किया, यानी रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उचित वितरण का प्रयास जब शुरू हुआ, तो ऐसे में राइट टू प्रॉपर्टी इसमें बाधा बन रहा था। पहले पता चला एक व्यक्ति के पास 1000 बीघा जमीन है, लेकिन एक व्यक्ति के पास बिल्कुल जमीन नहीं है। तो ये तो अन्याय है ना भाई। समाज में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 2000 बीघा जमीन है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास भूमिहीन है, जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। ये क्या है? ये एक तरीके का इकोनॉमिकल इनजस्टिस है, अन्याय है। तो इसीलिए ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं उनको इतनी जमीन दी जाए कि वो अपनी जीविका चला सकें। इसे कहते हैं संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का समान वितरण नहीं हो सकता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकल नहीं है। उचित वितरण प्रैक्टिकल होता है कि भाई जिनके पास है उनको नहीं देंगे, जिनके पास नहीं है उनको देंगे। इतना दिया जाए कि जिनसे वो अपना जीवन यापन, गरिमापूर्ण जीवन जी सके, एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तो ऐसे में जब जमींदारी उन्मूलन जैसी प्रथाएं शुरू हुई, जब भारत देश में लैंड रिफॉर्म एक्ट बनने लगे, भूमि सुधार अधिनियम इत्यादि बनने लगे, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी बाधा बना। राइट टू प्रॉपर्टी को ग्राउंड बनाकर लोग कोर्ट चले जाते थे और चीज़ें रुक जाती थी। दूसरी बात, ये विकास कार्यों में भी बाधा बना। पता चला यहाँ आपका खेत है ना, अब इधर से एक सड़क जानी है, इंजीनियर ने कहा इधर से सड़क जानी है, आप कह रहे हो नहीं इधर से नहीं, इधर से ले जाओ, हम यहाँ धनिया बोते हैं, हम यहीं धनिया खाते हैं, यहीं हल्दी खाते हैं। आपको 4 गुना पैसा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं नहीं, हम नहीं जाने देंगे सड़क, हम रेल की पटरी नहीं जाने देंगे, हम धनिया ही खाएंगे, हम अपनी ज़मीन को लेकर कमिटेड हैं, कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, है ना। तो ऐसे में अगर मान लो छीनने का भी प्रयास किया गया तो आप कोर्ट चले गए, और कोर्ट में इस अधिकार पे गारंटी है, फंडामेंटल राइट है ये। तो ऐसे में ये बाधा बन गया। तो मेरे भाई, इसीलिए विकास कार्यों में बाधा न बने, साथ साथ रिसोर्सेज का
उचित वितरण हो सके। यही कारण रहा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे यहां से हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 31 में था और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एफ में था। आर्टिकल 31 में एज वेल एज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एफ में। तो यहाँ से क्या कर दिया गया, यहाँ से इसे रिपील कर दिया गया, यहाँ से इसे हटा दिया गया और इसे ले जाकर रख दिया गया कहाँ, 300A में। और राइट नाउ आपका राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी आपका लीगल राइट है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी आपका विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, ना कि आपका ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट पे। यानी सबसे ज्यादा सवाल अगर आपको दिखेंगे मौलिक अधिकार में किसी बात को लेकर तो वो फीचर से दिखेंगे, विशेषताओं से आपको सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो विशेषताओं में सबसे पहली बात तो ये कहाँ से इंस्पायर है भाई, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। सबसे पहला तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, यानी यूएस से इंस्पायर हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। दूसरी बात, कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ कुछ फंडामेंटल राइट केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन को मिले हैं, यानी सिर्फ नागरिकों को मिले हैं। कौन कौन से, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिले हैं, सिर्फ सिटीजन को प्राप्त हैं, यानी सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशियों को। इसके अलावा अन्य सभी जो मौलिक अधिकार आप देख रहे हैं, ठीक किसको छोड़कर, 15, 16, 19, 29 को छोड़कर। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार सिटीजन्स के साथ साथ एलियन को भी मिले हैं। सभी का मतलब क्या है, सभी का मतलब ये होता है कि सिटीजन को भी मिले हैं और सिटीजन के साथ साथ प्लस एलियन यानी विदेशियों को भी मिले हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ते हैं तो जहां पर नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया जाए वहां आप समझ जाइएगा कि ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, और जहां पर पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया जाए, व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया जाए, तो व्यक्ति में सिटीजन और एलियन दोनों आते हैं, तो यानी ये दोनों के लिए प्राप्त है। ठीक है, दूसरी बात, नॉट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, बल्कि इस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे। देखो अधिकार, ज्यादातर मौलिक अधिकार, यहां पर इस तरह से आप समझिए, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, ज्यादातर मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ज्यादातर मौलिक अधिकार आत्यांतिक नहीं है। इसका क्या मतलब है, आत्यांतिक का मतलब होता है असीमित, जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन न हो। मेरे भाई आप स्वयं सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर अधिकारों पर कोई सीमाएं नहीं लगाई जाएंगी तो क्या होगा, आप मनमानी करेंगे ना। अरे जैसे सरकार पर सीमाएं लगाना जरूरी है कि सरकार अत्याचारी न हो जाए, सरकार निरंकुश न हो जाए, यानी आर्बिट्रेरीनेस ना आए, डिक्टेटरशिप ना आए, इसलिए सरकार पर लिमिटेशन लगानी जरूरी है। इसीलिए औकात में सरकार रखने के लिए आप लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट यानी सीमित सरकार, यानी ऐसी सरकार जो औकात में रहे, जो संविधान कानून की मर्यादा में रहे। वैसे ही व्यक्ति को भी अगर असीमित अधिकार दे देंगे तो व्यक्ति भी तो उछलेगा, बौरा जाएगा। अगर आपको राइट टू स्पीच दिया जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन न लगाई जाए, आप जमाने की वेब सीरीज बनाएंगे, ऐसा करिए आएंगे सबको। तो इसीलिए अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है, अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी कोई अधिकार एब्सोल्यूट वे में नहीं दिए जाते हैं, यानी कभी भी कोई अधिकार आत्यांतिक वे में नहीं दिए जाते हैं। कभी भी कोई अधिकार एब्सोल्यूट वे में, आत्यांतिक वे में नहीं दिए जाते हैं, बल्कि अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत जरूरी है, अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पर आते हैं आगे। देखो सभी अधिकार राज्य के मनमानी निर्णय के विरुद्ध हैं, जबकि कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी हैं। देखो अधिकारों में आप समझिए, इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल, यानी मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ मिले हुए हैं, साथ ही साथ मेरे भाई इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त हैं। आगे चल के आप 15 पढ़ेंगे तो 15 का क्लॉज 1 स्टेट के खिलाफ सुरक्षा दे रहा है और क्लॉज 2 व्यक्ति के खिलाफ सुरक्षा दे रहा है। यानी ये राज्य के मनमानी निर्णय के खिलाफ भी मिले हुए हैं, व्यक्ति के खिलाफ, यानी राज्य के खिलाफ प्राप्त है, मतलब राज्य के खिलाफ आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। स्टेट के लिए बाइंडिंग है, राज्य के लिए बाध्यकारी हैं। क्लियर। दूसरा, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यहां भी मोस्ट ऑफ ही करिएगा, मोस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट यानी ज्यादातर जो मौलिक अधिकार हैं, ज्यादातर मौलिक अधिकार, यानी मोस्ट ऑफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग बाद में कमेंट करेंगे सर 17 तो एब्सोल्यूट है ना, इसीलिए मोस्ट ऑफ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ज्यादातर मौलिक अधिकारों का नेचर क्या है, निगेटिव है, यानी प्रकृति नकारात्मक है।
तो नेचर नेगेटिव का मतलब समझिए कि एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा कि चोरी मत करो, फिर एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा गरीब की मदद करो, एक स्टेटमेंट लिखा चोरी मत करो, एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा गरीब की मदद करो। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट चोरी मत करो और दूसरा स्टेटमेंट लिखा गरीब की मदद करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चोरी मत करो और गरीब की मदद करो? मेरे भाइयों, चोरी मत करो ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि चोरी नहीं करने के लिए आप बाइंड हैं। चोरी अगर आप करेंगे तो कूटे जाएंगे, आप चोट्टाई करेगा तो बाई लॉ पनिश किया जाएगा ना भाई, कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो चोरी मत करो इसके लिए बाध्य हो आप चोरी ना करने के लिए। दूसरा है गरीब की मदद करो। आप गरीब की मदद करो तो चाहे आप गरीब की मदद करो चाहे आप ना करो, ये पॉजिटिव है। तो जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो डीपीएसपी का जो नेचर है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, क्योंकि वो राज्य के लिए बाइंडिंग नहीं है, राज्य के लिए बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, बल्कि इनका आप देखेंगे तो ज्यादातर मौलिक अधिकारों का जो नेचर है, ज्यादातर मौलिक अधिकारों का नेचर निगेटिव है, यानी ज्यादातर मौलिक अधिकारों का नेचर नकारात्मक है। नकारात्मक है यानी वो राज्य के खिलाफ मिले हुए हैं, राज्य के खिलाफ मिले हुए हैं, यानी राज्य के अगेंस्ट प्राप्त है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव नेचर, जैसे बहुत, लाइक आर्टिकल 14 जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसका कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है, स्टेट को इंश्योर करना है। खैर वहां पढ़ते समय उसको विस्तार से समझाएंगे, अभी कंफ्यूज मत होइए। अभी बस इतना समझिए कि ज्यादातर मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो क्या है, वो निगेटिव है यानी नकारात्मक है, क्योंकि वो स्टेट की अथॉरिटी को लिमिटेड करते हैं, राज्य के खिलाफ बाध्यकारी हैं, राज्य के खिलाफ प्राप्त है। ठीक है, फंडामेंटल राइट को गारंटी मिली है, ये गारंटीड राइट्स हैं। गारंटीड राइट्स हैं किसके किसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा दे, मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करे, यानी मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट क्या है? गारंटीड है, गारंटीड है, या मौलिक अधिकार कहा जाता है प्रवर्तनीय है, जस्टिसिएबल है, वाद योग्य है, या प्रवर्त इन्फोर्सिएबल हैं, या जस्टिसिएबल हैं, या न्यायोचित हैं। ये तीनों एक ही शब्द, वाद योग्य हैं, न्यायोचित हैं, ठीक है, प्रवर्तनीय हैं, ये तीनों सेम है, जस्टिसिएबल हैं, इन्फोर्सिएबल हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनके लिए आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। अगर इसमें लिखा है कि रोज सुबह जब आप सो के उठोगे तो आपको एक रसगुल्ला मिलेगा, और रसगुल्ला नहीं मिल रहा है तो आप टिंगनिंग टिंगनिंग करके कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी न्यायालय का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। इनके लिए आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, इनके लिए आप न्यायालय में दावा कर सकते हैं, कोर्ट में आप इनके लिए क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल हैं, यानी मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं, इन्फोर्सिएबल हैं। मौलिक कोर्ट में जाके कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो आर्टिकल 32 से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 से आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के मामले में, मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में आप 32 के थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 के थ्रू आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा गारंटी और सुरक्षा मिली है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट। मौलिक अधिकार क्या है? परमानेंट नहीं है, बल्कि उसमें संशोधन हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या मौलिक अधिकारों को अमेंड किया जा सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि क्या फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं, यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, तो जी हाँ, अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, अमेंड हो सकते हैं मौलिक अधिकार। बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड, यानी संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। एंड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ये कौन बताएगा? ये टाइम टू टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान का व्याख्याता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको एक बात बताई थी प्रियम्बल पढ़ाते समय कि भाई 1973 में एक केस आया, दैट इज केशवानंद भारती केस, और केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड, यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। एंड व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये कौन डिसाइड करेगा? ये टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेट करेगा कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज नॉट। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ही क्या करेगा? डिसाइड करेगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट में अमेंड हो सकता है। जी हाँ, फंडामेंटल राइट रिपील हो सकते हैं, अमेंड हो सकते हैं,
आर्टिकल 368 के तहत उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड, यानी मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, क्या फंडामेंटल राइट मेरे भाई सस्पेंड हो सकते हैं? तो आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 अदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब देखो सस्पेंशन का क्या मतलब है। सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं होता है कि फाड़ के फेंक देते हैं कानून की किताब से, नहीं। सस्पेंड होने का मतलब ये है कि आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए अभी नॉर्मल सिचुएशन है ना, तो अभी नॉर्मल सिचुएशन है, तो अभी अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्ट 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 से आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। आप डायरेक्ट टिंग 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 करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब मौलिक अधिकार सस्पेंड रहेंगे, जब मौलिक अधिकार निलंबित रहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। जब मौलिक अधिकार सस्पेंड रहेंगे, निलंबित रहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी तब आपको उपचार नहीं मिलेगा। और इमरजेंसी के दौरान क्या मौलिक अधिकारों में सस्पेंशन हो सकता है? तो ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं? सस्पेंड, जी हाँ, मौलिक अधिकारों में सस्पेंशन यानी इनका निलंबन हो सकता है, और ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, कब भैया? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी नेशनल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं। ये मत कहा करिए हो जाएंगे, हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा सस्पेंड होते हैं 352 के दौरान। लेकिन ध्यान रखिए ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 359 में और 358 में। आर्टिकल 359 ये कह रहा है कि 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार आपके सस्पेंड हो सकते हैं। 20 और 21 को छोड़कर बाकी सस्पेंड हो सकते हैं, बाकी सस्पेंड हो सकते हैं। किसको किसको छोड़कर? 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी सस्पेंड हो सकते हैं, हो जाएंगे नहीं, हो सकते हैं। ठीक, और 358 ये कह रहा है कि आर्टिकल 19 ऑटो सस्पेंड हो जाएगा बाह्य आपातकाल के दौरान। एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान, बाह्य आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 ऑटो सस्पेंड होगा, यानी स्वतः आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। बाकी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा सस्पेंड हो सकते हैं। 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होगा, 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होगा, 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। ये बात 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये बात जोड़ी गई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो ये थी आपकी मौलिक अधिकारों की विशेषताएं जो आपने देखी एक बार कि फंडामेंटल राइट का क्या विशेषताएं हैं, यानी क्या फीचर्स हैं। अब हम लोग एक एक करके अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ने शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले दो आर्टिकल है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 12 और एक आर्टिकल है आर्टिकल 13। इन दोनों आर्टिकल्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक करके फंडामेंटल राइट्स पर आएंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 पर आते हैं। आर्टिकल 12 है डिफिनीशन ऑफ स्टेट। डिफिनीशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बात कह रहा था आपसे कि मौलिक अधिकार किसके अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हैं? राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं। किसके खिलाफ भैया? राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं। तो राज्य के लिए क्या है? बाइंडिंग है, राज्य के लिए बाध्यकारी है, बाइंडिंग फॉर स्टेट है ना। राज्य के लिए बाध्यकारी हैं, राज्य के खिलाफ प्रोटेक्टेड हैं, यानी स्टेट के अगेंस्ट क्या है? सुरक्षा मिली है, प्रोटेक्टेड है। अगर आपको कोर्ट जाना है आपके मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में, तो 32 से डायरेक्ट टिंग 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 करके आप जा सकते हैं, 226 से डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब एक बात जरा सा बताइएगा कि स्टेट के खिलाफ प्राप्त है, तो स्टेट टर्म में क्या क्या इंक्लूड होगा, राज्य टर्म में क्या क्या आएगा, ये तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ, राज्य शब्द में क्या क्या शामिल होगा ये तो बताना पड़ेगा। अगर राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं तो राज्य शब्द में क्या क्या शामिल होगा ये बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? डेफिनेटली ये बताना पड़ेगा। तो राज्य शब्द में क्या क्या शामिल होगा, तो ऐसे में मेरे भाइयों राज्य शब्द में आप देखिए तो संघीय सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स की यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप देखेंगे कि राज्य केंद्र में जो संस्था कानून को लागू कराती है यानी कार्यपालिका, ये भी क्या स्टेट में शामिल होगा? यस। विधायिका
ये भी शामिल होगा, यस। तो यानी यूनियन गवर्नमेंट में यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, संघीय कार्यपालिका हो गई, यूनियन लेजिस्लेचर या संघीय विधानमंडल या संघीय विधायिका हो गई। प्लस राज्य में आ जाओ, जुडिशरी राज्य का भाग नहीं है, ध्यान रखना। जुडिशियरी आर्टिकल 12 में मेंशन स्टेट टर्म में इंक्लूड नहीं है। तो राज्य में आ जाओ, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, यानी राज्य में जो संस्था लॉ बनाती है, राज्य में जो संस्था लॉ को एग्जीक्यूट कराती है वो। अगला आपका लोकल बॉडीज जैसे पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड। तो पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड भी इसमें आएगा, यस। तो तीनों गवर्नमेंट तो आपकी हो गई ना, ये यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई। 3 टियर गवर्नमेंट है इंडिया में, त्रिस्तरीय सरकार है, और त्रिस्तरीय सरकार में तीनों सरकारें हो गई। अब इसके अलावा और कौन से निकाय हैं जो स्टेट टर्म में शामिल होंगे? इसके अलावा तो मेरे भाइयों, इसके बाद एक लिखा हुआ है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। तो संघीय विधानमंडल, संघीय कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्य कार्यपालिका, लोकल गवर्नमेंट कंप्लीट। अब लिखा है अदर अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकरण। तो अन्य प्राधिकरण में कौन कौन शामिल होता है? तो ऐसा कोई भी निकाय जो राज्य के द्वारा फंडेड है, चाहे पार्शियली फंडेड है, चाहे फुल्ली फंडेड है। ऐसी कोई भी बॉडी जो राज्य के द्वारा फंडेड है, चाहे पार्शियली फंडेड है, चाहे फुल्ली फंडेड है, वो राज्य टर्म में शामिल होगी। लाइक भेल हो गया, सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, एलआईसी हो गया, ये राज्य शब्द में शामिल होगा। अच्छा, अगर कोई प्राइवेट यूनिट है तो क्या वो राज्य का भाग होगी? स्टडी आईक्यू इज अ पार्ट ऑफ स्टेट टर्म ऑफ आर्टिकल 12 नहीं। स्टडी आईक्यू अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त राज्य शब्द का भाग नहीं है, ये इंडिविजुअल में आएगा, न कि राज्य में। अच्छा, दूसरी चीज, तो क्या कोई प्राइवेट यूनिट राज्य का भाग कभी नहीं मानी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में इसे इंटरप्रेट करते हुए कहा है कि अगर कोई प्राइवेट यूनिट स्टेट की यूनिट के तौर पे वर्क कर रही है, अगर कोई निजी संस्था राज्य की संस्था के तौर पे कार्य कर रही है, अगर कोई प्राइवेट यूनिट स्टेट की यूनिट के तौर पर, यानी यदि कोई निजी संस्था राज्य की संस्था के तौर पे कार्य कर रही है, तो वो राज्य का पार्ट मानी जाएगी, वो राज्य का भाग मानी जाएगी। जैसे मान लो कि किसी को टेंडर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरकारी काम करने के लिए, तो वह भी राज्य की संस्था के तौर पर काउंट होगा। तो मेरे भाई क्या क्या आएगा इसमें? संघीय कार्यपालिका, यस। संघीय विधायिका, यस। राज्य कार्यपालिका, यस। राज्य विधायिका, यस। यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। अद प्लस कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो राज्य के द्वारा पोषित हो, चाहे पार्शियली चाहे फुल्ली, प्लस कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यदि स्टेट के इंस्टीट्यूशन के तौर पे कार्य कर रहा है, यानी राज्य की संस्था के तौर पे कार्य कर रहा है, तो वह भी राज्य माना जाएगा। क्लियर है? तो ये है आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 जो आपने देखा। अब आप लोग एक बात इसमें कमेंट करके बताइएगा कि बीसीसीआई राज्य है या नहीं। ये जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है भारत देश में, ठीक है, ये राज्य की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? सही बताइएगा, सही उत्तर बताइएगा, पढ़िएगा उसके लिए। गूगल करिएगा, चैट जीपीटी पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा। थोड़ा सा 5 मिनट का समय दीजिएगा, 5 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 मिनट का समय देके मुझे बताइएगा कि बीसीसीआई स्टेट टर्म में इंक्लूड है कि नहीं, जो अनुच्छेद 12 में है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 13 पर, यानी अनुच्छेद 13 पर। आर्टिकल 13 क्या है भाई? आर्टिकल 13 को पढ़ने के लिए थोड़ा समझिएगा। आर्टिकल 13 भारत देश में कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देगा। आर्टिकल 13 के थ्रू न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिलेगी। आर्टिकल 13 क्या कहेगा? तो थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल 13 को अपने शब्दों में बताता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ आर्टिकल 13 है क्या एक्चुअली में। क्योंकि आर्टिकल 13 अगर नहीं पता तो मान लो, समझ लो, फिर इतना जान लो कि पूरी की पूरी पॉलिटी नहीं पता। आर्टिकल 13 का जानना बहुत जरूरी है, और अभी अच्छे से। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग दैट कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वाइड, यानी कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के क्या है, खिलाफ है, वो शून्य होगा। अब कौन कौन सा कानून होगा वो भी आर्टिकल 13 बताएगा, कौन सा नहीं होगा वो भी आर्टिकल 13 में आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। देखो, तो आर्टिकल 13 में 4 क्लॉजेज आप पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 फर्स्ट क्लॉज, आर्टिकल 13 सेकेंड क्लॉज, आर्टिकल 13 का थर्ड क्लॉज, और आर्टिकल 13 का क्या, फोर्थ क्लॉज, ठीक। आर्टिकल 13 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कहता है? आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है पूर्व संवैधानिक विधियां, यानी ऐसा कानून जो संविधान बनने से पहले का है। पूर्व संवैधानिक विधियां मींस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ,
ऐसा कानून जो संविधान बनने से पहले का है, ये अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है ना, प्री कॉन्स्टिट्यूट इफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट, अगर ये मौलिक अधिकार के क्या है, अगर ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये शून्य होगा, यानी नल एंड वाइड होगा। ठीक है, संविधान बनने से पहले का कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा तो शून्य होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर चेक कौन करेगा, चेक करने का पावर किसके पास होगा, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास होगा। इसीलिए कहते हैं कि 13 से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिलती है। न्यायिक समीक्षा मतलब समझते हैं, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ और एनी ऑर्डर। भारत देश में जुडिशियल रिव्यू की पावर एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट्स में एक है। मतलब कोई भी कानून या कोई भी आदेश संविधान के पक्ष में है या नहीं है, इस बात को जब न्यायालय चेक करता है तो उसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू टर्म कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अलग अलग अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर मिलती है। तो इससे भी मिलती है कि भाई कोई भी पूर्व संवैधानिक विधि यदि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो क्या होगी, शून्य होगी। अच्छा, 13 का सेकंड क्लॉज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डील कर रहा है। ये कह रहा है कि संविधान के बाद की विधियां, संविधान के बाद की विधियां यदि मौलिक अधिकार के अगेंस्ट हैं, यानी फंडामेंटल राइट के क्या होंगी, खिलाफ होंगी, तो ये भी शून्य होंगी। ठीक है, यानी 13 का सेकंड क्लॉज कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो क्या है, जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो यानी राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार के अगेंस्ट है। 13 का पहला और दूसरा क्लॉज को मिलाकर पढ़िए, 13 का फर्स्ट क्लॉज और 13 का सेकंड क्लॉज को मिलाकर पढ़िए, तो ये कंक्लूजन निकलेगा कि भाई कानून चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो, चाहे वो संविधान बनने के बाद का हो, कानून चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो, चाहे वो संविधान बनने के बाद का हो, जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा उस मात्रा तक शून्य होगा। लॉ चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, जिस मात्रा तक फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा उस मात्रा तक शून्य होगा। कौन किसकी बात की जा रही है, क्या शून्य होगा, मैं बार बार मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, क्या शून्य होगा भैया, लॉ, विधियां, कौन सी विधियां, फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट होंगी, जो मौलिक अधिकारों के क्या होंगी, खिलाफ होंगी, वो शून्य होंगी। तो इस लॉ टर्म में क्या क्या आएगा, इस विधि शब्द में क्या क्या आएगा, ये 13 का थर्ड क्लॉज बताता है। 13 का थर्ड क्लॉज बताता है कि विधि शब्द में क्या क्या आएगा, क्योंकि जो इस लॉ की परिभाषा में आ गया उसको बना के आप मौलिक अधिकार छेड़ नहीं पाओगे, जो इसकी परिभाषा में आ गया उसको बना के आप फंडामेंटल राइट को छेड़ नहीं पाओगे, यानी उसको बनाकर आप मौलिक अधिकार छेड़ नहीं पाओगे। तो क्या क्या इस लॉ टर्म में आएगा, कौन सा लॉ टर्म, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ को डिफाइन किया गया उसमें क्या क्या आएगा। तो चाहे केंद्र द्वारा बनाया गया कानून, चाहे राज्य द्वारा बनाया गया ऑर्डिनरी लॉ, चाहे कोई भी कस्टम, चाहे प्रथा, चाहे ऑर्डिनेंस, चाहे नोटिफिकेशन, चाहे ऑर्डर, चाहे कानूनगो का, चाहे प्रधानमंत्री का, चाहे मुख्यमंत्री का, सब आता है सिर्फ एक छोड़ के। एक कानून ऐसा है जो इस 13(3) की लॉ के डिफिनीशन में नहीं आता, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और वो भी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा 13(4) में ये बात क्या कर दी गई, 13(4) में ये बात लिखवा दी गई कि संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपका है, ये 13(3) में नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। तो संविधान संशोधन अधिनियम को छोड़ दिया जाए, संविधान संशोधन अधिनियम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके जो कानून बनता है, उस कानून को छोड़कर बाकी भारत के सारे कानून 13(3) के दायरे में आते हैं, और जो 13(3) के दायरे में आएगा वो मौलिक अधिकार को वायलेट नहीं कर पाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम 13(3) के दायरे में नहीं आता, तो इससे आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। इसीलिए संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार बदल सकते हैं, और संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों पर लिमिटेशन लगा सकते हैं। वही बात यहां लिखी है कि आर्टिकल 13 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की असंगत विधियां शून्य होंगी। इससे हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है। ठीक है,
और आर्टिकल 13 का जो थर्ड क्लॉज है वो बताता है कि विधियों में क्या क्या शामिल होगा। तो चाहे संसद का कानून, चाहे राज्य विधानमंडल का कानून, चाहे टेम्पोररी लॉ, ऑर्डिनेंस, डेलीगेटेड, ठीक है, रीति रिवाज, कस्टम, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, सब कुछ आएगा। सिर्फ एक कानून ऐसा है जो 13(3) के दायरे में नहीं आएगा, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम 13(3) के दायरे में नहीं आएगा। और ये बात कहाँ लिखी है? ये बात 13(4) में लिखी है। 13(4) में लिखी है। कब जोड़ा गया? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा जोड़ा गया, यानी 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा ये जोड़ा गया। ठीक है, तो 13 के चारों क्लॉजेज आप समझ गए? ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए, ये ध्यान रखिए कि भाई देखो, ये अपना इंस्टाग्राम है, यहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, ठीक है, रील में जीवन चल रहा है, ठीक है। और ये भाई टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप डायरेक्ट मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। कोई कोर्स आप परचेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, संसाधन आपके पास कम है, तब भी आप कर सकते हैं। कोई जेन्युइन केस है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ ग्रुप में जब आप जुड़ेंगे तो वहाँ डायरेक्ट ऑनर को मैसेज करने का आता है, मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की क्लास के अपडेट्स के लिए यहाँ आपको जानकारी मिलती रहती है। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप इस यहाँ पर मुझसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मेरे भाई, यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले ये बात ध्यान रखो, 20 मिनट शो चलता है अपना सुबह 7 बजे। कभी भी देखिए, 20 मिनट का समय निकाल के इसको कभी भी देखिए। 4 सवाल 40 बातें सुबह 7 बजे आती हैं। ये प्रैक्टिस सेशन है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। 4 सवाल में मैं 40 बातें बताता हूँ, दोहराव होता है, आपका प्रैक्टिस होती है और आप ये समझ पाते हैं कि सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई, यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन यदि आप करेंगे तो आपको प्री मेंस के लिए कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पूरी तरीके से फ्री दिया जाएगा। प्री एंड मेंस का कंप्लीट सिलेबस आपको 1100 प्लस घंटों में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ आपको क्या दिया जाता है? आपको दिया जाता है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री। कोर्सेज में आपको 4 साल की अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, यानी 4 साल की वैलिडिटी दी जाती है। करंट अफेयर की आपको मैगजीन दी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ मेंटोरशिप भी दी जाती है आपको। मेंटोरशिप, करंट अफेयर, मैगजीन, 1100 प्लस घंटे की क्लासेज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 4 साल की वैलिडिटी। इसके अलावा अब प्री के पहले आपको एमसीक्यू चाहिए, तो एक आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू का 10,000 प्लस एमसीक्यू का एक कोर्स दिया जाता है। मेन से पहले आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस करनी है तो आपको आंसर राइटिंग का एक पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक कोर्स दिया जाता है। एनसीईआरटी जरूरी है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, तो एनसीईआरटी का एक कोर्स आपको दिया जाता है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ आपको प्री का एक क्रैश कोर्स भी रिवीजन के लिए दिया जाता है। तो ये 4 कोर्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। साथ ही साथ रेलिवेंट बुक्स आपके घर जाती हैं, है ना। और फैकल्टीज के द्वारा ग्रुप मेंटरशिप भी आपको फैकल्टीज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इतनी बातें आपको मिलती हैं यदि आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं। तो इन सारी लाभों को उठाने के लिए आपको प्लेटिनम कोर्स में एनरोल करना होगा। एक कोर्स और चलता है हमारे यहाँ गोल्ड। गोल्ड में एनरोल करेंगे तो वहाँ आप सिर्फ सिलेबस पढ़ पाएंगे, लेकिन यदि आप प्लेटिनम में एनरोल करेंगे तो आपको ये सारे लाभ आपको मिलेंगे। कैसे एनरोल कर सकते हैं? आप जाइए studyiq.com पर। studyiq.com पर आप गए तो यहाँ जाने के बाद आप नीचे पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में यहाँ स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए, देन उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए। उत्तर प्रदेश में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये देखिए आरंभ लिखा हुआ है ना, तो इस बैच का नाम आरंभ ही है। तो आरंभ बैच में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सारा डिटेल आप देख सकते हैं, बैचेज के बारे में सारे डिटेल। यहाँ आप फ़ोन कर लिया करो 9289996923, फ़ोन करिए, मेरा नाम बताइए, मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और यहाँ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वाई नाउ पर जाइए। हाँ, एक कोड लगाना मत भूलिएगा, VL लाइव। अब आप कह रहे होंगे ये क्या नया चीज़ लेके आ गए सर, कोड कहाँ से आ गया? भाई देखो, कोड का क्या है कि ये है कोड VL लाइव। हर फैकल्टी का अपना अपना कोड होता है भाई। तो हमारा भी VL लाइव है, विपुल लव लाइव। तो ये आपकी श्रद्धा पर है, आप चाहे लगाएं चाहे न लगाएं, लेकिन इस आप कोड लगाते हैं तो आपका अध्यापक के प्रति एक प्रेम प्रदर्शित होता है, बस इतना सा है, ठीक है। तो इस कोड को लगा के आप कोर्सेज में क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। तो आई होप आज सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा।
और अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर भी करिएगा। आजकल शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो कृपया ज़रूर शेयर करें। ठीक है? थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।